नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा उठाए जा रहे नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों पर वह कदम जिसके द्वारा चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या फिर बीपीएससी शिक्षक हो, सैकड़ों की संख्या में उनकी नौकरी पर अब तलवार लटकते नजर आ रही है। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा नियोजित शिक्षकों को लेकर के, उसके बाद हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के। आखिर किन आधार पर नियोजित शिक्षकों को फर्जी या अयोग्य घोषित किया जा रहा है और किन आधारों पर बीपीएससी शिक्षकों को अयोग्य या फर्जी घोषित कर उन्हें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, उन्हें नौकरी से निकाली जा रही है, उनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों की यदि बात करें तो 2015 से नियोजित शिक्षकों को लेकर के एक निगरानी समिति, एक जांच समिति बैठा करके और जांच की जा रही है। 9 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी लगभग 72 से 75 हजार की आंकड़ा है। ऐसे जब हाल फिलहाल में हाई कोर्ट ने जब निगरानी समिति और बिहार सरकार से उन्होंने पूछा तो 1 लाख से भी अधिक की संख्या बताई गई है कि जो फर्जी हो सकते हैं, अयोग्य हो सकते हैं, चूंकि उनका निगरानी समिति तक फाइल फोल्डर पहुंचा ही नहीं है, गायब है फाइल फोल्डर, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए निगरानी समिति, जांच समिति और बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कहा यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर मजबूरन कोर्ट को कार्रवाई करना पड़ेगा और जिन जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का फाइल फोल्डर निगरानी समिति तक नहीं पहुंचा है उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और इसे लेकर के जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने। निगरानी समिति, जांच समिति, बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को जवाब देने हैं या फिर अब तक कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई। हालांकि कई ऐसे मामले हैं शिक्षा विभाग के द्वारा नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया गया है लेकिन नियोजन इकाई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है वो अलग अलग नियोजन इकाइयों से नियोजित होकर के आए हैं। 9000 से भी अधिक पूरे बिहार भर में नियोजन इकाइयां थी और नियोजन इकाइयों के द्वारा जो नियोजित शिक्षक है उन पर डायरेक्ट शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर सकती है। वह निर्देशित करेगी नियोजन इकाइयों को और नियोजन इकाई जो है उन पर कार्रवाई करेगी। अब चूंकि कार्रवाई डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, नियोजन इकाइयों के द्वारा कार्रवाई होनी है और नियोजन इकाइयां खुद जो है मोटा रकम लेकर के और इन शिक्षक शिक्षिकाओं को बहाल किया है। नियोजन इकाइयों को पता था जिस समय वह नियोजन कर रहा था उसी समय कि फलाने शिक्षक या शिक्षिका फर्जी है, अयोग्य है, क्योंकि उनके मिलीभगत से ही सारे खेल हुए हैं। तो अब जिनसे वो पैसा लिया है, जिनका नमक खाया है नियोजन इकाई के जो भी अधिकारी पदाधिकारी या जो भी हैं, वे नमक हरामी, नमक हलाली कैसे कर सकते हैं। इस वजह से वो टाल मटोल कर रहे हैं, कार्रवाइयां नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सक्षमता परीक्षा जिसे पास करने वाले बेसिक शिक्षक कहलाएंगे, राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। अब इस सक्षमता परीक्षा के आड़ में वे सभी फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो फंसते नजर आ रहे हैं। प्रथम फेज में ही 1000 से अधिक नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं पर संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने आवेदन किया तो पूरे राज्य भर में एक सीटेट सर्टिफिकेट नंबर, एक स्टेट सर्टिफिकेट नंबर, एक नाम का, एक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दर्जनों शिक्षक अलग अलग जिलों में या एक ही जिला में कार्यरत पाए गए। अब उन सभी की परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र रोक दिए गए और उसके बाद उन्हें पटना शिक्षा विभाग के मुख्य कार्यालय में सभी दस्तावेज के साथ उन्हें सत्यापित हेतु बुलाया गया। अब उसमें से आधे पहुंचे, आधे नहीं पहुंचे। आधे पहुंचे भी उनमें से बहुत फर्जी पाए गए जिन सभी पर एफआईआर दर्ज हुआ है, और जो नहीं पहुंच पाए उन्हें पुनः अवसर दिया गया और इस नोटिस के साथ, पूरे कड़ी चेतावनी के साथ कि यदि नहीं पहुंचते हैं तो सभी को फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। तो उसमें भी कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग गए भी तो फर्जी थे, भागना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से 800 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं जो फर्जी हैं, जो दूसरे के सर्टिफिकेट पर हैं, जो दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पर हैं, जो दूसरे नाम से भी हैं। आप बताइए कि एक ही सीटेट नंबर, एक ही स्टेट नंबर, एक ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर एक ही नाम के दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं अलग अलग जिलों में या फिर एक ही जिला में अलग अलग प्रखंडों में कार्यरत हैं। तो क्या आपको लगता है, क्या ये बिना जनप्रतिनिधि, अधिकारी पदाधिकारी के मिलीभगत से, बिना धांधली सेटिंग के ही वहां तक पहुंच गए? आखिर इनको बहाल कौन किया? और 9 साल बीत चुके हैं जांच करते हुए, जांच में भी अनियमितताएं और गड़बड़ियां जो है पाई जा रही हैं। शिक्षक नेताओं के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा लगातार
आरोप उन पे मढ़े जा रहे हैं, निगरानी समिति तक जिनकी पहुंच बन पा रही है, जो उन्हें मोटा माल खिलाने में सक्षम हो पा रहे हैं, उन पर चाबुक नहीं चल रही है, और जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें रकम नहीं दे पा रहे हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही है। कुछ तो ऐसे मामले भी सुनने को मिल रहा है कि अयोग्य और फर्जी शिक्षकों को पैसा लेकर के और उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है, जबकि योग्य शिक्षक जो हैं लेकिन वे कमजोर हैं, तो उन्हें किसी प्रकार से अयोग्य और फर्जी बता करके और उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है, ताकि उनके जगह पर जिन्हें पैसा लेकर के और सही बताया जा रहा है वे कार्यरत रहें। इस प्रकार के मामले सुनने को मिले हैं, लेकिन सत्य कहां तक है इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा मामला सुनने को मिल रहा है। आखिर 9 साल से लंबित है मामला, निगरानी समिति जांच कर रही है, जांच समिति जांच कर रही है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? तो संदेह के घेरे में है, संदेहास्पद है कि 9 साल बीत चुके हैं। आखिर आप समझिए कि कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं नियोजित जो है वो 18 साल हो गए, कुछ को 14 साल हो गए, कुछ को 12 साल हो गए, कुछ को 2 साल हुए हैं। अब 18 साल, 15 साल, 12 साल से जो कार्यरत हैं, अब वे आज 18 साल, 12 साल, 15 साल के बाद यदि वे फर्जी पाए जाते हैं, अयोग्य पाए जाते हैं, तो अब उन हजारों शिक्षकों ने जो इतने वर्षों से वेतन उठाया है, जो लाभ लिया है उन्होंने, उसका भुगतान कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो हजारों की तादाद में 75,000 हो या 1 लाख हो, जैसा कि निगरानी समिति ने आंकड़ा दिया है, अब उन 75,000 या 1 लाख फर्जी और अयोग्य शिक्षकों के वजह से जो सही और योग्य शिक्षक जो बाहर रह गए, शिक्षक बनने से जो चूक गए, जो बेरोजगार रह गए, उसका भरपाई कौन करेगा? तो क्यों नहीं उन अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होना चाहिए जिन जिन नियोजन इकाइयों से फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षक पकड़े जा रहे हैं? सिर्फ शिक्षकों पर ही कार्रवाई क्यों, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस प्रकार से छट रहे हैं। अभी 5 सक्षमता परीक्षा होने हैं। 5 सक्षमता परीक्षा में अब चूंकि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे वे भी नौकरी में बने रहेंगे, तो फर्जी शिक्षक जो हैं वे आखिर बाहर कैसे होंगे? तो अब निगरानी समिति पर ही निर्भर करता है कि वे कितने दिनों में जो है वो अपना स्पष्ट जो रिपोर्ट है वो पेश करती है, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग कार्रवाई करे और उन सभी 75,000, 1 लाख जो भी फर्जी शिक्षक हैं जिनका फाइल फोल्डर निगरानी समिति तक 9 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी नहीं पहुंच पाया है, उन पर कार्रवाई यथाशीघ्र हो सके। अन्यथा हाईकोर्ट को अब फैसला ले लेनी चाहिए। 9 साल, 10 साल बीत चुके हैं, माननीय हाईकोर्ट पटना को फैसला लेना चाहिए। सभी निगरानी समिति के पास जो भी फाइल फोल्डर्स हैं वो मंगा ले, जिनका नहीं है उसका लिस्ट मांगे, रिपोर्ट मांगे, और एक मात्र जजमेंट जारी कर दे, एक ऑर्डर पारित कर दे, एक लाइन में सिर्फ जिन जिन नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का डॉक्यूमेंट्स, फाइल फोल्डर्स निगरानी समिति, जांच समिति तक नहीं पहुंचा है, उन सभी की नियुक्ति रद्द की जाती है। हो गया काम तमाम। 9-10 वर्षों तक इंतजार क्यों किया गया? इसमें कोर्ट की भी गलती मानी जा सकती है, क्योंकि 9-10 वर्षों तक आखिर इंतजार करते रही। निगरानी समिति, जांच समिति अब तक जो है रिपोर्ट नहीं पेश की। शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जो है निगरानी समिति पर दबाव नहीं बनाया। आखिर कौन सा खेल खेला जा रहा था इसके आड़ में 9-10 वर्षों से? तो अब मानिए हाईकोर्ट को ही अंतिम डिसीजन लेने होंगे, सिर्फ लतार और फटकार लगाने से नहीं होगा, अब अंतिम निर्णय तक पहुंचना होगा। अब हम बात करेंगे बीपीएससी शिक्षकों को लेकर के। आप देख पाए किस प्रकार से औरंगाबाद जिला से एक ही साथ 3-3 नोटिस जारी कर दिए गए, 3-3 पत्र जारी कर दिए गए, और पूरे बिहार में हड़कंप मच गया। आखिर किन किन आधारों पर निकाला जा रहा है? कौन बीपीएससी शिक्षक हैं जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उन्हें निकलना पड़ेगा अंततः, चाहे जितना भी स्पष्टीकरण दे दें, वो संतुष्ट नहीं कर पाएंगे अधिकारियों को। यह भले हो सकता है कि इसमें यदि कोई खेल खेल दिया जाए, यदि स्पष्टीकरण मांगा गया है, स्पष्टीकरण लेकर के वो जाएं, बावजूद इसके स्पष्ट न हो, संतुष्ट न हो अधिकारी पदाधिकारी, लेकिन सेटिंग वेटिंग हो जाए, तो हो सकता है मामला बन जाए, हो सकता है मामला बन जाए। लेकिन यदि निष्पक्षता से, पूरे पारदर्शिता के साथ स्पष्टीकरण जो दिए गए हैं, यदि उन पर कार्रवाई हो, तो एक भी नहीं बचेंगे। लेकिन स्पष्टीकरण हेतु नोटिस की खबरें हम तक पहुंच पाती है, लेकिन स्पष्टीकरण के बाद जो जवाब मिलते हैं, जवाब क्या मिले, कितना स्पष्ट जवाब मिला और कितना संतुष्ट हो पाए अधिकारी पदाधिकारी, कितनों को नियुक्ति रद्द हुई, उसकी खबर जो है वो छिप जाती है, इतने वायरल नहीं हो पाते हैं, नहीं पहुंच पाती है। तो दोनों खबरें होनी चाहिए। स्पष्टीकरण हेतु जो नोटिस निकल रहा है वो भी खबर पहुंचनी चाहिए, जो स्पष्टीकरण शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा दिया गया उसके बाद जो कार्रवाई हुई उसकी खबरें भी आनी चाहिए।
तभी जाकर के ना पारदर्शी और कहा जाएगा कि निष्पक्ष और पारदर्शी बरता जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और अधिकारियों के द्वारा। अब जो है किन्हें स्पष्टीकरण हेतु नोटिस दिया गया है, तो वैसे जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो सोशल साइंस के जो भी, कोई भूगोल का हो, कोई हिस्ट्री का हो, कोई पॉलिटी का हो, चाहे कोई साइंस के किसी सब्जेक्ट का हो, है ना। अब इतिहास का अलग अलग 3 खंड है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अब प्राचीन इतिहास से भी जो है वो परा स्नातक कर लिए हैं और इतिहास का शिक्षक बन के बैठे हुए हैं, आउट। तो इसी प्रकार से अब कोई केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का कोई शिक्षक बनेगा, और केमिस्ट्री में भी अलग अलग भाग होते हैं, बायोलॉजी में भी अलग अलग भाग होते हैं जिससे ऑनर्स किया जाता है। अब केमिस्ट्री के किसी एक भाग से कोई ऑनर्स कर लेगा और पूरा केमिस्ट्री का शिक्षक बनेगा, बायोलॉजी से किसी एक भाग से यदि ऑनर्स कर लेगा, पूरा बायोलॉजी का शिक्षक बनेगा, तो कैसे चलेगा, हटना ही पड़ेगा उनको। बहुत लोगों का जो है 11th 12th का शिक्षक है, स्टेट पेपर 2 उनका पहले का है और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन बाद का है, उन्हें नोटिस दिया गया है। सीटेट, अब सामाजिक विज्ञान से पेपर 2 सीटेट पास है और मैथ साइंस को टीचर बने हुए हैं, या मैथ साइंस से पेपर 2 पास है और सोशल साइंस का टीचर बने हुए हैं, उनको नोटिस भेजा गया है। कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका बीएड, डीएलएड, स्नातक या परा स्नातक की जो डिग्री है वह वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से है जो ब्लैक लिस्टेड है, जो अमान्य है, तो उनको जो है भेजा गया है, नोटिस भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड जो है वो डिस्टेंस मोड में कर रखा है, जबकि न तो उनके पास रेगुलर डीएलएड था और न ही वे प्रारंभिक शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में कार्यरत थे, और डिस्टेंस मोड में उन्होंने बीएड कर रखा, उन्हें नोटिस भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीएड और स्नातक या परा स्नातक दोनों एक ही सेशन में रेगुलर मोड में कर लिया, उन्हें नोटिस भेजा गया है। कुछ ऐसे हैं जो कहीं नौकरी पेशा में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कहीं सचिवालय में हो, कहीं कोर्ट में हो, कहीं ब्लॉक में हो, कहीं भी हो, कोई फौजी हो, कोई पुलिस कांस्टेबल हो, और वे नौकरी में बने हुए रहते हुए और वे बीएड कर लिए, डीएलएड कर लिए, स्नातक कर लिए, परास्नातक कर लिए रेगुलर मोड में, और वे आकर के जब बीपीएससी के थ्रू जब भर्ती निकला तो वे यहां शामिल हो गए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया, वहां से क्विक करके यहां जो है जंप कर गए। अब डॉक्यूमेंट्स जब सत्यापित हो रहा है तो पकड़े जा रहे हैं कि अरे भाई आप तो रेलवे में थे, आप तो आर्मी में थे, आप तो पुलिस कांस्टेबल थे, आप बैंक में थे, आप पोस्ट ऑफिस में थे, तो आप ब्लॉक में कार्यरत थे, तो आप सचिवालय में कार्यरत थे, आप कहीं कोर्ट कचहरी में कार्यरत थे, तो कहीं आप क्लर्क थे, तो कहीं आप कुछ और थे, और आप जब नौकरी पेशा में थे, जब आप काम कर रहे थे, तो फिर आपने रेगुलर मोड में डीएड बीएलएड जो है स्नातक परास्नातक कैसे कर लिया, तो उनको नोटिस भेजा गया है। कुछ को गलतफहमी में भी नोटिस भेजा गया है, कुछ हो सकता है कि बीएड रेगुलर किए हो या डीएलएड रेगुलर किए हो, लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो डिस्टेंस मोड में हो, लेकिन उसको समझ नहीं पाया हो डीओ डीपीओ और उन्हें गलतफहमी में जो है भेज दिया हो, तो वो स्पष्टीकरण देंगे। यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको लगा करके स्पष्टीकरण दीजिए और उसको आप जो है समझाने का प्रयास कीजिए, स्पष्ट कीजिए, तो आप बच जाइएगा। लेकिन जो सही में अयोग्य हैं, जो फर्जी हैं, तो उन्हें तो बाहर निकलना पड़ेगा ना। एनआईएस डीएलएड धारियों के साथ भी जो है उनके गर्दन पर भी तलवार लटका हुआ है। अब वैसे एनआईएस डीएलएड धारी जो 6 to 8 में गए, अब बहुत ऐसे थे जो एनआईएस से डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों एक ही सेशन में कर रहे थे। अब एनआईएस से डीएलएड उन्हें ही करना था जो किसी भी विद्यालय में वो पढ़ा रहे हो। तो आप सोचिए, जब विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो आप एनआईएस डीएलएड करेंगे, तो फिर आप पढ़ा रहे हैं तो फिर रेगुलर मोड में कैसे कर ले आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यदि पकड़े गए तो फिर खतरा तो होगा ना आपको। यदि जो 1 to 5 में कार्यरत हैं और यदि एनआईएस डीएलएड और ग्रेजुएशन दोनों साथ में है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही डॉक्यूमेंट्स अपना शिक्षा विभाग को सौंपे हैं, ग्रेजुएशन का उन्होंने नहीं सौंपा, तो फिर वे बच सकते हैं। लेकिन प्राइमरी में हो या फिर 6 to 8 में हो, यदि आपने एनआईएस डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन दोनों एक सेशन में है और दोनों आपने डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग को दिया है, तो हो सकता है भविष्य में आप पर खतरा हो। लेकिन खतरा हो ही ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, गारंटी नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इसलिए आपको भी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो गलत होंगी उन्हीं पर कार्रवाई होगी, और जिस प्रकार से कार्रवाइयां हो रही हैं, यदि ईमानदारी पूर्वक पूरे निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता बरतते हुए यदि कार्रवाई होता है, तो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो, आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे। पूरे दावे के साथ मैं बता सकता हूं, आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे, या उन पर कार्रवाई होगी या फिर वे खुद छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन आधे शिक्षक बाहर हो जाएंगे जैसी कार्रवाइयां हो रही हैं। नियोजित शिक्षकों में भी तो इस प्रकार के फर्जी वाड़े होंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वहां भी मसला होगा, एक साथ 2 कोर्सेज का वहां भी मसला होगा, वहां भी स्टेट सीटेट वाला मसला होगा,
होगा ना। लेकिन उस आधार पर तो अभी तक छटे नहीं है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं। अभी किस आधार पर छट रहे हैं? जो एक ही सर्टिफिकेट नंबर, एक ही एसेट सर्टिफिकेट नंबर, एक ही नाम, एक ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कई अलग अलग जिलों में या एक ही जिलों में कई अलग अलग प्रखंडों में जो शिक्षक बहाल है उन्हें छांटा जा रहा है। जब प्रत्येक आधार पर, जिस आधार पर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं उनको छांटा जा रहा है, उसी आधार पर नियोजित शिक्षिकाओं को भी छांटना प्रारंभ हो जाए तो उसमें भी बहुत सारे छटेंगे। और नियोजित जो है बीपीएससी शिक्षक तो छट ही रहे हैं। अब ये चाहे नियोजित शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो, इन सभी का काउंसलिंग हुआ है। काउंसलिंग में जो काउंसलर बैठा था वो कर क्या रहा था? नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं 10 वर्ष से भी अधिक वर्षों से, कोई 18 साल, कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 2 साल से वह वेतन ले रहा है। अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से जो है वो भी जो है 6 महीना, कोई 4 महीना, कोई 2 महीना से वेतन उठा रहा है और अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बताइए ये नुकसान जो है कौन भरपाई करेगा? इसे लेकर के क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए अधिकारी पदाधिकारियों पर? लेकिन अधिकारी पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं। अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ कार्रवाई किन पर होगी? शिक्षक शिक्षिकाओं पर। और जो इनको बहाल कर रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जबकि शिक्षक शिक्षिकाओं से ज्यादा दोषी हैं ये अयोग्य और फर्जी शिक्षकों के बहाल करने वाले, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर कोई अन्य डिपार्टमेंट हो या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, जो जिनके देख रेख में ये सारे कार्य हुए हैं, सारे प्रक्रियाएं हुए हैं। और ये सारे प्रक्रियाएं सिर्फ जल्दीबाजी में करने के वजह से जो है हुआ है। और इस वजह से बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 में जो फर्जी और अयोग्य शिक्षक हैं उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार एससी एसटी पाठक है। और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की जो बहाली हुई है, फर्जी और अयोग्य शिक्षक जो आज वर्षों बाद जो छट रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार भी उस समय के जो भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे होंगे, साथ ही बिहार सरकार और नियोजन इकाइयों के जो भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी रहे हैं, वे सभी जिम्मेदार हैं और सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।